हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम केसी कहते हैं, फ्रॉम नर्स इक्वेशन। हमने लास्ट क्लास में नर्स इक्वेशन को डिटेल में पढ़ा था। कभी आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो बच्चों ज़रूर इस लेक्चर को देखिए। कभी वो लेक्चर नहीं देखते हैं तो आज का टॉपिक भी समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आज हम नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे और उस फॉर्मूले से किसे निकालेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या होता है, जिसे हमने क्लास 11th में पढ़ा जरूर था, पर आज उसका मीनिंग एक बार और हम क्लियर देखना चाहेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए एक डैनियल सेल है। तो फॉर डैनियल सेल, ये एक स्पेशल सेल है जिसे हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं बच्चों। डैनियल सेल के बारे में आपको पता होगा। डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन करें तो बच्चों याद कीजिए, लेफ्ट में होता है जिंक सॉलिड और ये जिंक जो है कन्वर्ट होता है Zn+2 में, इसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। और Cu+2 एक्वस में है जो रिड्यूस होकर क्या बनाता है? कॉपर सॉलिड। ये सब कुछ आपको हम पढ़ा चुके हैं। कहाँ पढ़ा चुके हैं बच्चों? डैनियल सेल में। सेल रिप्रेजेंटेशन में ये लेफ्ट साइड होती है, इस लेफ्ट साइड में एनोड होता है, ये भी आपको पता है, और एनोड का टर्मिनल नेगेटिव होता है। राइट साइड में कैथोड होता है और कैथोड का टर्मिनल पॉजिटिव होता है। लोन नाम का शब्द आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। सर लोन क्या होता है? लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा और लेफ्ट वाला जो होगा उसमें एनोड होगा और एनोड वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। तो डैनियल सेल की बात करें तो एक रफ डायग्राम बनाना चाहूंगा डैनियल सेल का। डैनियल सेल में बच्चों याद कीजिए हम दो कंटेनर लेते थे। देखिए मुझे केसी समझाना है तो थोड़ा सा बेसिक से चलना होगा। कभी आपको बेसिक आते हैं तो बच्चों इसे रिवाइज कर ले। तो बच्चों आपको याद होगा यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशन लिए थे। पहला सॉल्यूशन जो था वो था जिंक सल्फेट का। तो ये जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का था। ये तो आपको याद होगा एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें से हमें मिलते थे Zn+2 के एक्वस आयन, याद होंगे। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता था ब्लू कलर का होता था। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो था वो किसका था? ये भी याद होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसकी मदद से हमें मिलते थे Cu+2 के आयंस। ठीक है। और यहाँ पर जो रॉड होती थी, ये रॉड के बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो रॉड होती थी, वो रॉड जो होती थी वो होती थी जिंक की रॉड सॉलिड स्टेट में, ये भी आपको पता है। और यहाँ पर जो रॉड होती थी, जो डिप्ड होती थी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ये रॉड जो होती थी कॉपर की रॉड होती थी सॉलिड स्टेट में, ये भी आपको पता थी। और यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन का क्या किया था? लॉस करवाया था। इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो रहे थे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ये भी आपको पता है। ये हाफ सेल है। कौन सा हाफ सेल है बच्चों? ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। और ये वाला कौन सा सेल होता है? तो ये है रिडक्शन हाफ सेल। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ रखा है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता था, ये बात सारी आपको क्लियर होगी। इलेक्ट्रॉन का गेन होता था और यहाँ पर बीच में होता था सबका प्यारा सॉल्ट ब्रिज, ये भी आपको याद होगा। तो ये जो था सॉल्ट ब्रिज था, जिसके अंदर हमने KCl का सॉल्यूशन भरा हुआ था, ये भी आपको याद ही होगा बच्चों। तो अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चों कभी हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो आप बताएं इक्विलिब्रियम क्या होगा? तो मैंने आपको कहा था यहाँ पर चार्ज डिफरेंस की वजह से क्या क्रिएट हो रहा था? चार्ज डिफरेंस की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था। उस पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते थे। और यहाँ पर चार्ज डिफरेंस की वजह से रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था। अब मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन आ गई, मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन आ गई कि यहाँ पर जो लेफ्ट में Zn+2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है किसके इक्वल हो जाए? Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल हो जाए बच्चों? Cu+2 के कॉन्सेंट्रेशन के। और बच्चों बताओ
आपको किसी ने पढ़ाया होगा कि कभी कॉन्सेंट्रेशन दोनों का इक्वल हो गया तो चार्ज फ्लो ही नहीं होंगे, हाँ है ना। मतलब इस सॉल्यूशन का जो कि Zn+2 का एक्वस सॉल्यूशन था और ये जो है Cu+2 का एक्वस सॉल्यूशन है, कभी इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बच्चों, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया तो चार्ज ही फ्लो नहीं होंगे, और चार्ज फ्लो नहीं होंगे तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर होगा वो रीडिंग क्या शो कर रहा होगा, 0। सर क्यों कर रहा होगा? क्योंकि बच्चों आपको पता है करंट यहां पर क्यों फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था ड्यू टू चार्ज डिफरेंस, हाँ है ना, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। पर कभी कॉन्सेंट्रेशन सेम है लेफ्ट साइड का राइट साइड का, तो यहां पर चार्ज ना यहां से यहां जाएंगे, ना यहां से ऑक्सीडेशन होगा, ना यहां पर रिडक्शन होगा, हाँ है ना। तो वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो क्या देगा, 0 देगा। इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम, कभी हम बात करें एट इक्विलिब्रियम ई सेल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 0 होगा। सर क्यों 0 होगा? क्योंकि बच्चों दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लेफ्ट और राइट का इक्वल है। तो बच्चों हम नर्स इक्वेशन लगाते हैं जिसका लोगों को बहुत देर से इंतजार है। नर्स इक्वेशन क्या होती है? तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 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 माइनस, याद कीजिए 2.303 RT, सॉरी 2.303 क्या है, तो याद कीजिए जब लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे क्या होता है NF, और यहां पर आता है log 10 Q। सर ये Q क्या है? तो Q है रिएक्शन कोशेंट। ये सब कुछ हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं तो मैं फिर से लिखना नहीं चाहूँगा, लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा आप ही का। तो नर्स इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी जहां पर बताया था ये ई सेल क्या है। ई सेल जो है सेल का EMF या फिर कहें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ये क्या है? सेल का EMF एट स्टैंडर्ड कंडीशन। और ये क्या है? R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए वो हैं, F क्या है? फैराडे कांस्टेंट है, और Q जो है वो है रिएक्शन कोशेंट। आपको याद होगा इक्विलिब्रियम के केस में ई सेल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर अभी बताएं सेल का EMF कितना होगा, 0, क्योंकि वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी बता रहा होगा, 0 बता रहा होगा। तो ई सेल इक्वल टू 0, और यहां क्या आ जाएगा बच्चों? ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT, हाँ है ना बच्चों। और यहां पर NF, अब आपसे कोई पूछे N कितना है तो याद कीजिए इस पर्टिकुलर डेनियल सेल के रिएक्शन में N कितना होगा, तो बच्चों आपको याद होगा यहां पर जिंक जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, हाँ है ना, ये बात आपको याद होगी। ये सॉलिड स्टेट में था और ये एक्वस स्टेट में, ये बात आपको याद होनी चाहिए। और बच्चों बताओ यहाँ पर क्या हो रहा था? तो यहाँ पर जो कॉपर का एक्वस आयन थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड बनाया था। तो आपसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपके मुंह से निकलेगा कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, हाँ है ना बच्चों। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है। और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू हम रख देंगे थोड़ी देर बाद, क्या कौन सी टेंशन है। अब लॉग बेस 10, क्या आपको Q के बारे में कुछ पता है? हाँ सर पता है, Q जो होता है रिएक्शन कोशेंट होता है, पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो Q जो होता है वो किसके इक्वल होता है? Kc के। आपको याद होगा क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि Q जो होता है रिएक्शन के किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, कैसे? प्रोडक्ट अपॉन में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, याद होगा। पर Kc सिर्फ कब निकालते हैं? याद कीजिए Kc कब निकालते हैं? जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो। तो बच्चों Kc क्या होता है? Kc जो होता है वो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद होगा आपको Kc क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैं इस Q की जगह क्या रिप्लेस कर देता हूं बच्चों? Kc रिप्लेस कर देता हूं। इतना समझ आया होगा। तो बच्चों क्या करें, आप इस टर्म को लेफ्ट में ले जाएं और इस टर्म को यही रहने दें। तो बच्चों बताओ क्या आएगा? ई नॉट सेल इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन में 2F log 10 Kc। अब आपको याद होगा पिछली बार हमने ये सारी वैल्यू रखी थी, क्या आपको याद आ रही है? क्या सर? R की वैल्यू रखी थी कितनी? 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, याद होगी। टेम्परेचर को हमने
25 डिग्री सेल्सियस रखा था, जिसे हम 298 केल्विन कहते हैं, और फेराडे कांस्टेंट जो होता है वो रखा था 96500 कूलम। ये सारी वैल्यू को जैसे ही रखते हैं तो बच्चों ई नॉट सेल इक्वल्स टू कितना मिलेगा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू कितना मिलेगा, ये वैल्यू जो थी याद होगी 0.059 डिवाइड बाय 2 थी, और ये हो जाएगी log 10 Kc। क्या याद है आपको? सर ई नॉट सेल क्या होता है? तो ई नॉट सेल जो होता है ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल होता है, जिसकी वैल्यू याद कीजिए हमने कितनी निकाली थी, 1.10 वोल्ट। क्या आपको ये याद है? 1.10 वोल्ट निकाली थी। सर कैसे निकाली थी? हम तो भूल गए। याद कीजिए हमने ये वैल्यू निकाली थी, नहीं याद है तो इसे याद कर ले। ऐसी वैल्यू निकाली थी जो 1.10 वोल्ट आई थी। तो इक्वल्स टू कितना, 0.059/2 इक्वल्स टू log 10 Kc। हम इसे सॉल्व करते हैं, 2 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.20 और डिवाइड बाय 0.059 इक्वल्स टू log 10 Kc। ठीक है, कभी आप यहाँ से Kc की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सर Kc कैसे निकालेंगे? पहले तो इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका क्या ले लेना बच्चों, एंटी लॉग। जैसे ही आप एंटी लॉग लेते हैं तो Kc की वैल्यू मिलेगी। मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा कि ब्लू पेन से लिखा था। तो यहाँ से जो Kc की वैल्यू निकलती है वो आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि आपको जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो एंटी लॉग की टेबल दी होगी, बस आपको ये डिवाइड तो खुद करना पड़ेगा। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे और फिर आप इसका जो आंसर है उसका एंटी लॉग लेंगे तो आंसर आ रहा है 2 इंटू 10⁻37। 2 इंटू 10⁻37 वैल्यू आती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ डैनियल सेल के लिए क्यों? बहुत सारे सेल होते हैं जिसके लिए हमें क्या निकालना होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होता है। तो हम क्यों ना एक फॉर्मूला बना दें। क्या बना दे बच्चों? एक फॉर्मूला बना दे। किसके लिए? एक जनरल सेल के लिए एक फॉर्मूला बना दे जिससे हम Kc कैलकुलेट कर सकें। तो बच्चों देखिए कहाँ चेंज आएगा। देखिए ये तो सेल है, कौन सा सेल है? स्पेशल सेल है जिसका नाम डैनियल सेल है। ठीक है, डैनियल सेल में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। तो मान लो फलाना सेल हुआ तो उसमें भी तो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ही होगा, फलाना सेल का भी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, उसमें भी ई सेल 0 होगा। क्यों? किसके इक्वल होगा? Kc के। तो सिर्फ नए सेल में चेंज कहाँ आएगा? तो आप कहेंगे सर चेंज सिर्फ कहाँ आएगा? n की वैल्यू में। कहाँ पर चेंज आएगा? n में, क्योंकि इस इक्वेशन में n2 है। तो क्या पता आने वाले टॉपिक में n जो होगा वो चेंज हो जाए, तो आने वाले टॉपिक में n चेंज हो सकता है। तो यहाँ से n चेंज होगा, तो यहाँ पर हम जो भी फॉर्मूला करने वाले आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज होगा? n चेंज होगा। तो जल्दी से आप इसे क्या कर ले, नोट डाउन कर ले। मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए। चलिए बच्चों अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, जनरल फॉर्मूला। तो बच्चों जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता दूं Kc निकालने का। तो जनरल फॉर्मूला देखिएगा बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला निकाला था, वो डैनियल सेल के लिए निकाला था। तो कभी हम जनरल फॉर्मूला लिखे तो फॉर्मूला होगा ई नॉट सेल इक्वल्स टू याद कीजिए 0.059 और डिवाइड बाय n। मैंने कहा था हर इक्वेशन में सिर्फ चेंज कहाँ आता है? n की वैल्यू में चेंज आता है। कहाँ आता है बच्चों? n की वैल्यू में। तो यहाँ पर 0.059n और यहाँ पर था log बेस 10 Kc। याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ई नॉट सेल की जगह 1.11 वोल्ट रखा, 1.10 वोल्ट रखा था, n की जगह 2 रखा था। अब देखते हैं यहाँ पर n क्या है और ई नॉट सेल क्या है। तो ये फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जनरल फॉर्मूला है जब आप Kc निकालना चाह रहे हैं। Kc क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। सर कब निकलता है? जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो। और सर इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश होगा? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल दोनों में कॉन्सेंट्रेशन Zn+2 और किसका Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो, तब करंट फ्लो ही नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा। याद कीजिएगा। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन के लिए क्या निकालना चाह रहे हैं? Kc निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं बच्चों?
केसी निकालना चाह रहे और आपको बदले में क्या दिया हुआ है, ई नॉट सेल दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला जो है वो क्या है, तो फॉर्मूला जो है वो है ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 डिवाइड बाय n log बेस 10 केसी, याद होगा। अब बताएं इसमें सिर्फ निकालना क्या है, तो आप कहेंगे ई नॉट सेल तो दिया हुआ है बच्चों कितना 0.46 और 0.059 भी हमें पता ही है पहले से। n कितना है, मेन चीज़ यहाँ पर जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, कभी हम कहें कि सबसे IMP चीज़ क्या है, n क्या है। तो बच्चों n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग। तो कितने इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बच्चों बताओ। कभी हम इस कॉपर की रिएक्शन लिखे तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, हाँ है ना बच्चों, याद होगा आपको। अब मैं पूरा बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके CO+2 बनाया होगा। और इस Ag+ ने Ag+ जो एक्वस स्टेट में था, Ag+ जो एक्वस स्टेट में था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे और क्या बनाया होगा, Ag सॉलिड। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। अब इस नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए याद कीजिए, इस रिएक्शन में हम किसका मल्टीप्लाई करते थे, 2 का मल्टीप्लाई करते थे, ये भी आपको याद होगा। जैसे ही आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, ट्वाइस Ag+, 2 इलेक्ट्रॉन और ट्वाइस Ag सॉलिड, और इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये रिएक्शन मिल ही जाती है, हाँ है ना। तो अब आपसे कोई पूछे भैया कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप बताएं कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो n यहाँ पर कितना होगा बच्चों, 2 होगा, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब मैं केसी निकालता हूँ, तो ई नॉट सेल की वैल्यू डाल दो, कितनी है बच्चों, तो ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.46 इक्वल्स टू 0.059 डिवाइड बाय n। और बच्चों बताओ n कितना है, तो n है 2, कोई बड़ी बात नहीं है, n है 2। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, log 10 kc, log 10 kc। अब बच्चों 2 का इधर मल्टीप्लाई करो, तो 2 का जैसे मल्टीप्लाई किया तो 0.92 आ गया, और 0.059 से डिवाइड करें, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और ये हो जाएगा log 10 kc, सही है। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास पहले से आंसर लिखा हुआ है, रुकेगा बच्चों। तो इन दोनों को जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो आता है 15.6, कितना आता है बच्चों, तो यहाँ पर मैं एरो करके लिख देता हूँ कि यहाँ पर आता है 15.2 इक्वल्स टू log 10 kc। अब हम log को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, या फिर लिखें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। पर याद रखिएगा log बेस 10 वाला लेना है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही हम इसका एंटी लॉग लेते हैं तो ये आएगा यहाँ पर एंटी लॉग ऑफ 15.2 इक्वल्स टू log 10 kc। ठीक है बच्चों, अब आपको एंटी लॉग आना चाहिए। कभी आपको एंटी लॉग निकालते नहीं आता तो बच्चों आप आज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आज YouTube पर ढेरों आपको वीडियो मिल जाएगी जो लॉग भी सिखा देंगे, लॉग कैसे निकालते हैं ये भी सिखा देंगे, और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं ये भी सिखा देंगे। तो बच्चों मैं सोच रहा था एक वीडियो बना दूं, तो वीडियो कब बनाऊंगा पता नहीं, वो सोचते ही रह जाऊंगा। तो इससे अच्छा जो वीडियो बनी हुई है उसी से एंटी लॉग या लॉग निकालना आप सीख लें। तो बच्चों आपसे मैं एक विनती करूंगा कि आप एंटी लॉग और लॉग निकालना सीख ही लें। मेरे पास कभी टाइम हुआ तो मैं जल्दी इस लॉग और एंटी लॉग निकालने के टेबल बनाना सिखा दूंगा। तो बच्चों जैसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है 3.92 इंटू 10 की पावर 13, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ बच्चों एंटी लॉग जैसे ही लिया तो यहाँ का लॉग हट जाएगा, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, तो केसी की वैल्यू आ जाएगी 3.92 इंटू 10 टू द पावर 13। तो बच्चों आपसे कोई पूछे कि ये क्वेश्चन टफ था या सिंपल था, तो आप कहेंगे सर सिंपल क्वेश्चन था ये तो, इसमें तो ये नर्स इक्वेशन से तो और भी सिंपल हो गया। बस फॉर्मूले को याद करें, जनरल फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन में n log 10 kc। और कभी आपको जनरल वाला फॉर्मूला याद रखना है, टेम्परेचर वाला, तो वो भी आप याद रख सकते हैं, तो वो भी मैं लिखवा देता हूँ। तो वो फॉर्मूला क्या था याद कीजिए। तो जनरल फॉर्मूला जो है वो है बिना कैलकुलेशन वाला, वो क्या था,
2.303 RT अपॉन में NF log 10 Kc। सर ये फॉर्मूला कब यूज होगा? अरे भाई ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है, बस ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब टेम्परेचर 298 केल्विन की जगह मान लो 300 केल्विन दिया है। तो बच्चों R तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है, F भी हमेशा कांस्टेंट होता है, ये तो हमेशा के कांस्टेंट है, R भी हमेशा का कांस्टेंट है, F भी हमेशा का कांस्टेंट है, N हमेशा चेंज होता है और T भी चेंज हो सकता है। पर जनरली हमने ये देखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में कि सारे क्वेश्चन टेम्परेचर 298 केल्विन के ही है और कभी 300 केल्विन वाला मैंने तो अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं देखा। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद करें या ये करें, दोनों बात एक ही है। तो जल्दी से आप इसे लिख लें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या होती है हम जल्दी ही पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। क्लास 11th में आपने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम गैल्वेनिक सेल में गिब्स फ्री एनर्जी को निकालने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों आप जानते हैं गैल्वेनिक सेल में, इन गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो आप जानते हैं कि भैया गैल्वेनिक सेल ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप करोगे क्या, कुछ तो यूज होगा ना। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी काम के लिए यूटिलाइज होती है। सर ये काम क्या है? जैसे आप इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कहाँ कर सकते हैं? बल्ब को जलाने के लिए। कहाँ यूज करते हैं? बल्ब को जलाने के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल होता है, गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कहाँ कर सकते हैं बच्चों? बल्ब को जलाने के लिए, हाँ है ना। तो बच्चों यहाँ पर कोई ना कोई वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन आप जानते हैं वर्क डन। ये वर्क डन कौन सा है? ये वर्क डन कौन सा है? तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। तो आपको वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अरे भाई मैकेनिक्स वाला फॉर्मूला मत बता देना, वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर चार्ज की बात चल रही है तो वर्क का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा बच्चों? चार्ज इनटू पोटेंशियल। सर ये कौन सा, हम तो भूल जाते हैं। तो बच्चों क्या फिजिक्स में, आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ते हैं। बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज। तो बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। हाँ है ना। ये कहाँ पढ़ते हैं? आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क क्या होगा बच्चों? चार्ज इनटू पोटेंशियल। हाँ है ना बच्चों। तो यहाँ पर W को W लिखते हैं और चार्ज को हम लिख सकते हैं बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। चार्ज कितना होता है बच्चों? चार्ज इक्वल्स टू होता है N इंटू ई। सर E क्या होता है? E होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। पर याद कीजिए हम गैल्वेनिक सेल में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं निकालते, हम किस पर निकालते हैं? 1 मोल पर 1 मोल चार्ज पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालते हैं, जो कि होता है NF। याद कीजिए बच्चों, भूल गए हो तो बता दूं मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था बच्चों, याद कीजिए। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो आप कहते हैं सर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये तो बहुत ही फेमस है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है। पर बच्चों हमें एक इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, हमें मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर आएगा चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और बच्चों 1 मोल कितना होता है? तो 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आंसर कुछ 96487 कूलम आता है और हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिखते हैं? 96500 कूलम। और इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? फेराडे कांस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों? फेराडे कांस्टेंट। इसलिए आप फिजिक्स में तो Q इक्वल्स टू NE यूज करते हैं, NE यूज करते हैं, पर कभी हम यहाँ पर गैल्वेनिक सेल की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होती है। एक इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटी चीज हो गई। यहाँ पर बात किसकी होती है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? ये लिखवाया है NF। और पोटेंशियल, ये पोटेंशियल किसका है? सेल का पोटेंशियल है। और पोटेंशियल ऑफ सेल क्या होता है बच्चों? E सेल।
हाँ है ना बच्चों, पोटेंशियल क्या होगा, ई सेल। अब बच्चों आपको पता है, क्या पता है, नहीं पता तो बता दूं बच्चों, जब भी कभी हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो वर्क यहाँ पर कौन कर रहा है, सेल वर्क कर रहा है। और सेल कभी वर्क कर रहा है तो यहाँ पर जो गिब्स की एनर्जी होगी वो माइनस होगी। सर माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए क्योंकि वर्क किया जा रहा है, और वर्क कभी करते हैं तो एनर्जी कम होती है, गिब्स एनर्जी कम होती है, याद होगा। इसलिए डेल वर्क की जगह कितना आएगा बच्चों, माइनस का डेल जी इक्वल्स टू एन एफ ई सेल। कितना आएगा, एन एफ ई से इस माइनस को उस तरफ ले जाए तो डेल जी इक्वल्स होगा माइनस का एन एफ ई सेल। मतलब कभी आपसे कोई बोल दे कि भैया गिब्स फ्री एनर्जी निकालो, तो आपको उस गैल्वेनिक सेल का एन पता होना चाहिए। सर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन इन्वॉल्व इन गैल्वेनिक सेल रिएक्शन। याद होगा सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, एफ तो पता ही है कितना होता है 96500 कूलम, और ई सेल आपको कैलकुलेट करना मैंने लास्ट क्लास में सिखा दिया है। तो बच्चों कभी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो इन स्टैंडर्ड कंडीशन आपको याद होगा स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, याद होगा माइनस का एन एफ और ई के ऊपर भी नॉट लगा देंगे। तो ये फॉर्मूले को रट ले क्योंकि ये सुपर मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, ये तो आपको पता चल चुका होगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम में या तो नर्स इक्वेशन से ई सेल निकालने को आएगा, और ई सेल निकल गया तो ई सेल से आप गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों याद होगा हमने सबसे पहले लेक्चर में यही पढ़ा था कि भैया गैल्वेनिक सेल ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसमें होती है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, और स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए डेल जी हमेशा नेगेटिव होता है, याद कीजिएगा। नहीं याद है तो फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखिए। तो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल में आपको क्लियर होगा कि भैया गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो चलिए गिब्स फ्री एनर्जी का एक क्वेश्चन करते हैं जिससे क्लियरिटी बने। क्या क्वेश्चन है, तो बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिस सेल को हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं, और बच्चों बताओ ऐसा कौन सा सेल है जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं पहला न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के लिए हम डेल जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं। सर किसके लिए निकालते हैं, फॉर बच्चों सबसे फेवरेट सेल, कौन सा सेल, डेनियल सेल। क्या आपको डेनियल सेल के बारे में पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। डेनियल सेल के लेफ्ट में याद कीजिए Zn सॉलिड, ये भी पता होगा Zn+2 एक्वस, सॉल्ट ब्रिज Cu+2 एक्वस, और कॉपर सॉलिड, ये भी आपको याद होगा। तो कभी हम डेल जी डायरेक्ट निकाले तो क्या दिक्कत होगी, निकाले बच्चों, तो डायरेक्ट निकालते हैं बच्चों। बताओ डेल जी का स्टैंडर्ड कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन एफ ई सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन में याद कीजिए। अब आपको याद होगा इस रिएक्शन में डेनियल सेल की रिएक्शन में n कितना होता है, तो बच्चों फॉर डेनियल सेल याद रखिएगा डेनियल सेल में N2 होता है, हर रिएक्शन में N2 नहीं होता, डेनियल सेल के लिए N2 होता है। सर क्यों होता है, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Zn+2 में कन्वर्ट होता है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। हाँ है ना, ये Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, सही है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और Cu+2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, सही है। तो यहाँ पर n कितना हो गया, 2 हो गया, और हमें f के बारे में तो पता ही है, f जो होता है वो होता है 96500 कूलम। और सर इनॉट सेल, ओ भैया याद कर लो, रट लो, डेनियल सेल के लिए आज की लेक्चर में मैंने बताया है डेनियल सेल के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका ईएमएफ जो होता है वो 1.10 वोल्ट होता है। हाँ है ना, इससे पहले भी लेक्चर में मैंने इसकी वैल्यू निकाल रखी है, तो फेमस वैल्यू है, इसे याद ही कर ले, हो सकता है एग्जाम में आपको ये वैल्यू ना भी दी हो। तो अच्छो वैल्यू को डालते हैं, तो डेल जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी, एन की वैल्यू 2 डाली, एफ की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी 96500 डाली, 96500 डाली, और यहाँ पर ये वैल्यू डाली 1.10। हम इसे सॉल्व तो कर सकते हैं, तो जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर मेरे पास पहले से ही लिखा हुआ है, माइनस का 21227, माइनस का 21227 जूल पर मोल
जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कभी हम किलो जूल में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 21.227 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों आप कहेंगे कि ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पर बच्चों ये सिंपल तब हुआ ना जब आपको n पता हुआ, n पता हुआ। कभी आपको n पता है और E सेल पता है, और बच्चों अधिकतर क्वेश्चन में आपको E नॉट सेल दिया हुआ नहीं होता, आपको E नॉट सेल निकालना होता है। सर किससे निकालते हैं? नर्स इक्वेशन से। किससे निकालते हैं बच्चों? नर्स इक्वेशन से, या फिर हमने लास्ट लेक्चर में E नॉट सेल निकालना सीखा था। सर कहाँ सीखा था? रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड साइड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड साइड, ये हमने निकालना सीखा था। तो अभी मैं ऐसे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, बने रहिए बच्चों। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर ले, मुझे और भी क्वेश्चंस करवाने, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, और इस न्यूमेरिकल में हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को निकालना है। ठीक है बच्चों, ये निकालना है, और आपको एक सेल की रिएक्शन दी हुई है जो कि ये लिखी हुई है, और आपको उसके बदले में दिया क्या हुआ है? आपको सेल का पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट सेल दिया हुआ है 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन। तो चलिए बच्चों, बिना टेंशन के हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको डेल जी निकालना है और Kc निकालना है, और दिया क्या है? ई नॉट सेल। हम अगला ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको सेल रिएक्शन दी होगी, और ना तो ये दिया होगा ना ये दिया होगा, और ई नॉट सेल को भी निकालना होगा। तो अभी हम एक सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, तो आपको गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर क्या होता है? माइनस का NF ई नॉट सेल, ये आपको पता होगा। सर इस इक्वेशन में आपको डेल जी निकालना है, तो क्या चाहिए होगा? तो यहाँ पर n पता होना चाहिए बच्चों। n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्विंग इन सेल रिएक्शन। हाँ है ना बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं सेल रिएक्शन में। और F के बारे में तो आपको अब पता ही चल चुका होगा। F होता है फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम, ये आपको पता होगा। और साथ के साथ ई नॉट सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ई नॉट सेल। तो ये तो बहुत ही सिंपल होने वाला है, बस आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है n क्या होगा। सर n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्विंग इन सेल रिएक्शन। क्या आप इस रिएक्शन को देख के बता सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे? क्या आप ये बता सकते हैं? नहीं बता पा रहे? तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पर Fe+3 है। क्या है बच्चों? Fe+3। Fe+3 बताओ क्या कर रहा है? Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये कब हो रहा होगा बच्चों? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। हाँ है ना बच्चों? बच्चों आप जानते हैं +3 और -1 मिलके क्या बन जाएगा? +2। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। सर रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना बच्चों? तो Fe+3 जो है कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, गेन नहीं किया इसने इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट किया, गेन किया है, सॉरी लॉस नहीं किया है, लॉस नहीं किया है। Fe+3 अब यहाँ पर बताए I नेगेटिव के साथ क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे सर I नेगेटिव जो है I2 में कन्वर्ट हो रहा है। I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट कब हो रहा होगा बच्चों? तो मैं आपको बता दूं, I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट कब हो रहा होगा? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा बच्चों? इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं बच्चों, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। कैसे पता चला? क्योंकि देखिए नेगेटिव का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। तो I नेगेटिव से ये किस में कन्वर्ट हो गया? I2 में। पर कभी रिएक्शन बैलेंस करें तो देखिए यहाँ पर I2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा। मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन को। हाँ है ना बच्चों? और यहाँ पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बेसिक आना चाहिए बच्चों, कभी वो नहीं आता तो ये समझ नहीं पाएंगे। सर क्या हुआ बताइए? देखिए बच्चों यहाँ पर आप कभी देखें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आप बता सकते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। सर 2 क्यों है? 2 क्यों है? क्योंकि देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? माइनस। और आप जानते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर, इस फैमिली का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और ये 2 है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। हाँ है ना बच्चों? तो -2 से 0 होना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, और ऑक्सीडेशन नंबर जब जब बढ़ता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और सर यहाँ क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3, और यहाँ पर है +2।
मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए कम हो रहा है, 1 से कम हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे रिडक्शन। सर कैसे? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा और +2 में कन्वर्ट हुआ होगा। तो इतनी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बताएं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब n कितना हो गया बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो n हो गया 2। आप रिएक्शन को देख के पता कर ले तो बहुत ही अच्छा, और नहीं देख के पता कर पाए तो आपको ये लिख के देखना ज़रूरी बन जाता है। n कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो बच्चों हम del G निकाल लेते हैं। सर del G कैसे निकालते हैं? del G का फॉर्मूला होता है माइनस का NF ई सेल नॉट, n की वैल्यू 2 है, F की वैल्यू है 96500 और ई नॉट सेल जो है क्वेश्चन में दिया है 0.236 वोल्ट। कभी हम इसे सॉल्व करते हैं, जो कि मेरे पास पहले से ही लिखे होते हैं सॉल्व्ड आंसर। तो माइनस का 45541 जूल पर मोल, और कभी आप इसे किलो जूल में करना चाहते हैं तो 45.541 किलो जूल पर मोल। ये तो आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। यही तो आपको निकालना था, del G। अब क्या निकालना है बच्चों, Kc निकालना है। तो निकालते हैं। तो बच्चों Kc निकालने के लिए आपको याद होगा ई नॉट सेल का फॉर्मूला। सर हम तो भूल गए बच्चों, फॉर्मूला भूल गए तो न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, ये तो आपको पता है। तो फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला 0.059 अपॉन में n, और यहाँ था याद कीजिए log 10 Kc। ठीक है, ई नॉट सेल कितना है तो 0.236 वोल्ट, और ये 0.059 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और ये कितना बच्चों, log 10 Kc। अब 2 का इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 6 12, 2 3 कितना 6, और एक कैरी था 7, और ये 2 2 4। तो ये कुछ आंसर आ रहा है 0.472, और ये 0.059 जो है नीचे आ रहा है, और यहाँ पर कितना आएगा log 10 Kc। जब आप इसे सॉल्व करते हैं, जो कि मेरे पास पहले से ही है, तो सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है 8। कितना आता है बच्चों, 8 आता है। तो log 10 Kc इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8। अब इसके लिए इतने सिंपल से क्वेश्चन के लिए एंटी लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं जब लॉग उधर जाता है तो e की पावर हो जाता है। पर बच्चों देखिए यहाँ पर बेस 10 है, तो यहाँ पर Kc की वैल्यू क्या होगी, 10 उधर जाएगा तो 10 टू द पावर 8। Kc की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 10 टू द पावर 8। याद रखिएगा बच्चों, एंटी लॉग निकालना एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको एंटी लॉग की टेबल देनी ही ना पड़े या फिर लॉग की टेबल देनी ही ना पड़े, बेसिक वैल्यू से ही आपका लॉग और एंटी लॉग कवर हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए बोर्ड के एग्ज़ाम हो या IIT हो या JEE एग्ज़ाम हो, इतनी बड़ी टेबल को देना, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना इतना आसान नहीं होता है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए वो ऐसी वैल्यू देते हैं जो बच्चों को याद हो या फिर अपना दिमाग लगा के वो सॉल्व कर ले। तो बच्चों log 10 Kc था, जैसे कि हम पढ़ते हैं बेस e होता है तो e टू द पावर हो जाता है। यहाँ पे बेस 10 है तो ये 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, हमने del G भी निकाल लिया और Kc भी निकाल लिया। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कर लीजिए नोट डाउन। चलिए बच्चों, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, और इस न्यूमेरिकल में इतनी जान है कि आप देखेंगे कि इस न्यूमेरिकल में आपको सब कुछ निकालना है। इस चैप्टर का सारांश है, मतलब कभी आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। मतलब आप जो धीरे धीरे टुकड़ों में पढ़ रहे थे, ये टॉपिक ऐसा है कि आपको पूरा के पूरा क्वेश्चन, पूरा के पूरा चैप्टर एक बार में आ जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, कभी आपको ये आ गया तो फिर आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको नॉट लगा है, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको सेल का EMF फाइंड करना है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, आपको गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करनी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फाइंड करना है, और आपको साथ के साथ गैल्वेनिक सेल को कंस्ट्रक्ट भी करना है। मतलब आपको डायग्राम से समझाना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लगेगी, लेफ्ट में राइट में क्या क्या लगेगा, सब बताना है। और साथ के साथ आपको गिवन दिया हुआ है Cr+3, ये पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस का, ये आपको दिख रहा है क्रोमियम का और कैडमियम का। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सेल बनाते हैं। तो याद होगा आपको, सेल बनाने के लिए हम 2 कंटेनर लेते थे। तो यहाँ पर लेफ्ट में एक कंटेनर होगा और राइट में एक कंटेनर होगा, और यहाँ पर एक रॉड होगी, यहाँ पर भी एक रॉड होगी कि नहीं बच्चों। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रॉड किसकी होगी, सॉल्यूशन किसका होगा। तो अब ये क्वेश्चन का जवाब हम यहाँ पर देंगे। क्या यहाँ पर
क्वेश्चन में ऐसी कोई बात दी हुई है जिससे पता कर सके कि यहाँ पर सॉल्यूशन किसका होगा, रॉड किसकी होगी, क्या चीज़ होगी, आप बता सकते हैं, आपको याद होगा। और यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर लगता है एक सॉल्ट ब्रिज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लूज होते हैं, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर होता है जो वोल्टेज मेज़र करता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं। सब कुछ आपको पता है। सर तो क्या करें हम, मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सारांश है। सारांश का मतलब ये चैप्टर आपको समझना है तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चों सबसे पहली बात तो आपको ये बात बताई गई थी कि लोन क्या होता है। सर लोन क्या होता है, तो लोन का मतलब होता है लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो टर्मिनल एनोड होगा। हाँ, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, इस टर्मिनल को एनोड कहते हैं, और ये टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव। हाँ है ना। और राइट में क्या होगा, राइट वाले टर्मिनल को कैथोड कहते हैं, और कैथोड वाला टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव। ये सब कुछ हम पढ़ चुके, पर अभी हमें यही नहीं पता कि लेफ्ट में क्रोमियम आएगा कि कैडमियम आएगा। ये पता है कि आपको, तो जवाब है नहीं। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, ये सब कुछ पता है। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, उस टर्मिनल को एनोड कहते हैं, और नेगेटिव। दिक्कत ये है कि हमें यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है कि जिससे पता कर सके कि लेफ्ट में क्रोमियम आएगा या कैडमियम। तो बच्चों एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ, याद कर ले, नई चीज़ सिखा रहा हूँ। हमने लोन पढ़ा था। पूरी दुनिया में आप इंटरनेट पे पढ़ लें, सब यूट्यूबर से आप पढ़ लें कि लोन सब पढ़ाते हैं, लोन क्या होता है। पर मैं आपको एक नई चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको एक नई चीज़ पढ़ाऊँगा। लोन को हम कर देते हैं एल लोन। क्या कर देते हैं बच्चों, एल लोन। ल लोन क्या है बच्चों, ल लोन। आपको सारे YouTube चैनल पर लोन मिलेगा, पर यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, लोन, एल लोन, एल लोन, एल लोन। लोन के आगे एल लगा दे। सर एल क्या है, मैं लोन तो आपको पता है, पर एल क्या है। तो बच्चों याद रखिएगा, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल सबसे लो होगा। क्या होगा बच्चों, लो होगा। मतलब सर मैं समझा रहा हूँ बच्चों, बताओ इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सबसे कम है, माइनस का 0.74 या माइनस का 0.40। तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू सबसे लो है, ये वैल्यू लो है, और ये वैल्यू उसके कंपैरिजन में हाई है। हाँ है ना। तो बच्चों याद रखिएगा, जिसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल लो हो, उसी का ऑक्सीडेशन होता है, उसी का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और वही लेफ्ट साइड में रखा रहता है। तो बच्चों बताओ इन दोनों में से लो वैल्यू किसकी है, तो आप कहेंगे Cr+3 वाले की। तो ये जो होगा वो क्या होगा बच्चों, क्रोमियम की रॉड होगी। याद रहेगा बच्चों। जैसे आपसे कभी कहूँ कि बच्चों याद कीजिए, जिंक वाले केस में जिंक का पोटेंशियल क्या था, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और कॉपर का कितना था। तो आप कहेंगे सर कॉपर का जो था वो था 0.36, कॉपर का 0.36 था, याद कीजिए। तो कॉपर का 0.36 था, और जिंक का जो था, जिंक का था वो था माइनस का 0.76 वोल्ट। अच्छा बताओ इन दोनों में से लो वैल्यू किसकी है, इन दोनों में से लो वैल्यू किसकी है। तो आप कहेंगे सर जिंक की वैल्यू लो है। हाँ है ना, ये वैल्यू लो है, इसलिए लो होने की वजह से इस पे लगेगा एल लोन। क्या लगेगा बच्चों, एल लोन। सर एल लोन क्या होता है बच्चों, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये वाला जो होगा लेफ्ट में आता है। याद कीजिए जिंक वाला लेफ्ट में आता है, उसी का ऑक्सीडेशन होता है, और इसी की वैल्यू लो होती है। देखिए इन दोनों में से लो वैल्यू किसकी है, तो लो वैल्यू इसकी है, इसलिए ये कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में, और ये कहाँ आएगा, राइट साइड में। तो बच्चों इन दोनों में लो वैल्यू किसकी है, इसकी है, इसलिए लेफ्ट में क्रोमियम आएगा, और ये जो आयंस आएंगे वो किसके आएंगे, Cr+3 आयंस आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चों। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो राइट में कौन आएगा, तो राइट में आएगा कैडमियम की रॉड। राइट में किसकी रॉड आएगी, कैडमियम की, और सॉल्यूशन किसका आएगा, कैडमियम+2 के आयंस आएंगे। ठीक है। कभी आपसे कोई लेफ्ट की रिएक्शन पूछ ले, मैं पूरा एक बार में समझा रहा हूं, तो बच्चों बताओ लेफ्ट में क्या होता है। तो लोन से हम बता सकते हैं, लोन से हम बता सकते हैं कि भैया लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी टर्मिनल पे एनोड होता है, ये भी आपको पता है। लोन में सब कुछ पता है, चल जाता है। तो बच्चों लेफ्ट में बोलो Cr है, तो Cr जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr+3 में। तो Cr जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr+3 में, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और बच्चों राइट में क्या हो रहा है बताओ,
तो राइट में हमेशा रिडक्शन होता है, ये भी आपको पता है। और रिडक्शन क्या होता है बच्चों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन किस साइड पर होता है? तो आप कहेंगे कैथोड पर। इसका मतलब जो कैडमियम है किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? नहीं सॉरी, Cd+2 जो है कैडमियम के आयंस है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्रोमियम सॉलिड बना रहे होंगे। हाँ है ना बच्चों? आप कभी इनकी कंप्लीट सेल रिएक्शन देखें तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो भैया बैलेंस करने के लिए क्लास 10th का मैथ्स लगा दे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर दे बच्चों? 3 का मल्टीप्लाई कर दे। हाँ है ना? जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा बच्चों? 6। मतलब n कितना हो गया? 6 हो गया। हाँ है ना बच्चों? तो आपने सेल कंस्ट्रक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? अब आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना है बच्चों, इसे लिख लीजिए, जल्दी से इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आपको याद हो जाएगा। ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट? ले लिया बच्चों? तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए अब मैं आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, सब कुछ मैं एक ही टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन याद होगा, 2 डंडिया जो कि सॉल्ट ब्रिज बताती है, और लेफ्ट में कौन आता है? तो लेफ्ट में लोन होता है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का क्या हो रहा है बच्चों? क्रोमियम जो है कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 एक्वस में। हाँ है ना? और जो Cd+2 जो एक्वस है कन्वर्ट हो रहा है किस में? Cd सॉलिड में। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है बच्चों? अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। हाँ है ना? तो बच्चों फॉर्मूला याद कीजिए, मैंने कहा था रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन कैथोड साइड या फिर कहें राइट साइड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन एट एनोड साइड या फिर कहें लेफ्ट साइड। याद होगा। तो ई0 सेल निकालना मैं सिखा देता हूँ। तो बच्चों बताओ रिडक्शन कहाँ पर हो? राइट साइड में कौन है? तो आप कहेंगे राइट साइड में कैडमियम वाली कहानी है। तो राइट साइड में कैडमियम है, तो कैडमियम का पोटेंशियल कितना दिया है? तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर कम होना मतलब रिडक्शन होना, मतलब कि ये जो पोटेंशियल दिया हुआ है कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल है। हाँ है ना? तो ये वैल्यू रख दो, कितनी है? -0.40। ठीक है बच्चों? फिर से बताता हूँ, इससे समझा देता हूँ बच्चों। एनोड कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में किसकी कहानी चल रही है? क्रोमियम की। हाँ है ना? अब क्रोमियम का हमें क्या चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो बच्चों देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ पर 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना मतलब रिडक्शन होना, मतलब ये पोटेंशियल क्या है बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल ही है। ये तो खुशी की बात है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया ही नहीं, क्योंकि IUPAC कहता है कि जब EMF कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए होता है। तो वैल्यू कितनी है बच्चों? -0.74। इसे हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है -0.40 +0.74। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 0.34 वोल्ट। ये आ गया। ठीक है बच्चों? E0 सेल आ गया। अब E0 सेल निकालने के बाद आपको निकालना है डेल G। सर कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला होता है माइनस का NF E0 सेल। हाँ है ना? n अभी निकाला, n कितना है? n 6 है। कितना है बच्चों? 6 है। तो माइनस का 6 96500। और E0 सेल अभी निकाला, कितना बच्चों? 0.34 वोल्ट। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। तो आता है 196833 196833.4 जूल पर मोल। में इस बार किलो जूल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। ठीक है? अब मैं निकाल के दिखाता हूँ। केसी भी तो निकालना है। तो केसी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है E0 सेल इक्वल्स टू 0.059 डिवाइड बाय n log 10 केसी। E0 सेल कितना है बच्चों? 0.34 वोल्ट है। सही है? इस n का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n 6 है और 0.059 और log 10 केसी। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके मेरे पास आंसर पहले से ही लिखे हुए हैं, तो 34.57 आता है। ये आंसर कितना आता है? 34.57 log 10 केसी। अब दोनों तरफ हम क्या लेते हैं बच्चों? एंटी लॉग लेते हैं। तो टेकिंग, यहाँ पे मैं जगह बना लेता हूँ, टेकिंग
एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे हम इसका एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ पर लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, तो KC की वैल्यू जो आती है वो आती है 3.13 इंटू 10⁻34। ठीक है, तो ये आपका ये सारे क्या हो गए बच्चों, आंसर हो गए। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बड़ा क्वेश्चन था माना मैंने, पर ये समझ में आया होगा। आपने आज एक नई चीज़ सीखी। बताओ आज एक नई चीज़ क्या सीखी? आपने एक नई चीज़ सीखी बेटा, एल लोन। क्या चीज़ सीखी बेटा? एल लोन। क्या चीज़ सीखी? एल लोन। सर लोन तो हमें पहले से पता था, क्या लेफ्ट में ऑक्सीडेशन और उसका क्या होता है, एनोड टर्मिनल होता है और वो टर्मिनल नेगेटिव होता है। आज हमने एक चीज़ सीखी कि मान लीजिए ना तो सेल की रिएक्शन दी हुई है, सेल की रिएक्शन ही नहीं दी है, ना तो सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया, तब आप कैसे पता करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन? तो बच्चों याद रखिएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो होगा, उन दोनों में से जिनका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, इसका था, इसका लो होने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे? इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। किस वाले का? क्रोमियम वाले का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कभी आपने कर लिया तो ये आपका पूरा के पूरा गिब्स एनर्जी, ई सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। कंप्लीट पैकेज आपको मिल चुका है। तो बच्चों ऐसे और भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं इन क्वेश्चंस में। तो चलिए बच्चों आज इस लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कभी आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।